Welcome back to your students. Let's start our today's social science class. Beta, we have already done the first two chapters of TAV publication class 7 and today we will do our third chapter which is chapter number 9. Okay, तो आज हम लोग जियोग्राफी पार्ट से हम ऑलरेडी 2 चैप्टर्स कर चुके हैं, तो आज हम लोग हिस्ट्री का जो आपका पार्ट है बुक में उसका हम लोग फर्स्ट चैप्टर करेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मेडाइवल पीरियड. ओके, तो व्हाट इज़ द मेडाइवल पीरियड? मेडाइवल मीन्स मिडल. तो अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं बेटा, हिस्ट्री को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, और द फर्स्ट वन इज़ द एंशिएंट हिस्ट्री, यू कैन सी हेयर. और ये एंशिएंट हिस्ट्री आप ऑलरेडी अपनी 6th क्लास में कर चुके हैं. ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री कब हमारी शुरू होती है? प्री हिस्टोरिकल पीरियड से लेकर जो हमारा 7th सेंचुरी है वहाँ तक हमारी क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री का जो है पीरियड है वो काउंट होता है. अब प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है? वो पीरियड जिस समय का हमारे पास कोई भी रिटन प्रूफ नहीं है, यानी उस समय जो भी घटनाएं घटी या उसके बारे में हमें जो भी पता चलता है वो सिर्फ हमें उस समय की कुछ चीज़ें जो हमें खुदाई में मिली, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट को जो खुदाई में मिली तो वहाँ से हमें पता चलता है. अदरवाइज़ हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, कहीं पे कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है कि उस समय पे उस काल में ऐसा कुछ हुआ था. दैट वाज द प्री हिस्टोरिक पीरियड, द टाइम व्हेन फॉर विच वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रिटर्न प्रूफ्स. लेकिन अब हमारा हिस्टोरिक पीरियड कौन सा है? जिसके बारे में हमारे पास रिटर्न प्रूफ्स हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं. ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेकर 7th सेंचुरी तक का हमारा कौन सा पीरियड है? एंशिएंट पीरियड, जो आप लोग ऑलरेडी अपनी 6th क्लास में कर चुके हो. तो 7th क्लास में आप लोग अब करेंगे अपना मिडाइवल पीरियड, जो कि आपका 8th इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक वो काउंट किया जाता है. कब से कब तक? 8th to 18th सेंचुरी. ठीक है, और उसके बाद थर्ड जो हमारी डिवीज़न है वो है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री. तो 18th सेंचुरी के बाद जितना भी जो हमारा हिस्टोरिकल पास्ट है वो सारा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाएगा. अब हम लोग इन टाइम की बात करते हैं मेडाइवल पीरियड. सेकंड पैराग्राफ आप लोग देखेंगे तो सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है, इन यूरोप द पीरियड फ्रॉम 5th to 15th century CE is known as medieval period. Okay, but in India it is from 8th to 18th century. तो ऐसा क्यों, अलग अलग क्यों कि यूरोप में जो ये मिडल पीरियड है, मिडाइवल पीरियड है, ये 5th to 15th सेंचुरी काउंट हो रहा है, जबकि इंडिया में हम मिडाइवल पीरियड 8th सेंचुरी से काउंट करना शुरू कर रहे हैं. उसका रीज़न ये है बेटा कि यूरोप में जो सिविलाइजेशन थी दैट वाज डेवलप्ड सो अर्लियर, वो काफ़ी पहले वहाँ पर जो है सिविलाइजेशन डेवलप हो चुकी थी, तो वो उसी समय से अपना काउंट करेंगे टाइम. और इंडिया में जो सिविलाइजेशन थी वो बाद में शुरू हुई, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया का टाइम हम लोग काउंट करते हैं. ओके, तो इसलिए इट वाज 5th to 15th इन यूरोपियन कंट्रीज एंड 8th to 18th इन विच इन इंडिया. अब मिडाइवल पीरियड में है क्या? It marks the beginning and the end of the medieval period. During this period, several important changes took place in the social, economic and political structure of Europe, America and Asia. Though the ancient period, Indian culture had remained aloof from the outside world. Aloof का meaning वैसे तो होता है दूर, but यहाँ पर aloof का meaning है untouched. Here, the word aloof means untouched. तो अगर हम लोग एंशिएंट पीरियड की बात करते हैं तो एंशिएंट पीरियड हमारा ऐसा था जिसमें जो इंडियन कल्चर था दैट वाज टोटली अनटच्ड बाय दी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. किसी तरह की कोई इंटरफेरेंस नहीं थी, हमारा कोई लिंक नहीं था वर्ल्ड के दूसरी कंट्रीज़ के साथ. लेकिन ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड आफ्टर द एंड ऑफ द एंशिएंट पीरियड हमारा 7th सेंचुरी में फिनिश हुआ था, जिसमें जो हमारा लास्ट राजा था वो था राजा हर्षवर्धन, और उसके बारे में आप लोग अपने 6th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो. तो मिडाइवल पीरियड जो हमारा 8th सेंचुरी में शुरू हुआ, अभी इस समय क्या हो गया था, कुछ बहुत सारे हम लोग कह सकते हैं लोग थे जो इंडिया में आ चुके थे. ओके, इंडिया की खोज हो चुकी थी, वर्ल्ड को इंडिया के बारे में पता चल चुका था. अब लोग अलग अलग कंट्री से इंडिया में व्यापार के लिए या इंडिया के ऊपर हमला करने के लिए अलग अलग कारणों से लोग भारत
आने लगी। अब हम कहीं भी जाते हैं या कोई हमारे पास आता है तो इम्पैक्ट, जब बीच में रिलेशन बनेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ के ऊपर भी क्या होगा, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जब तक हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से व्हेन वी वर टोटली अनटच्ड, तब तक हमारा जो कल्चर था वो टोटली डिफरेंट था, ठीक है, वी वर टोटली कट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड व्हेन वी केम इन टच with the other societies, with the people and the culture of other countries, then what happened? Of course, those changes or those cultures, traditions that influence our own country also, और वो हमें आज के टाइम में भी देखने को मिलता है। हम लोग, जब आप लोगों ने कई बार वर्ड सुना होगा, ये इंडियन ड्रेस है, ये ट्रेडिशनल ये इंडियन ड्रेस है, ये वेस्टर्न ड्रेस है। तो वेस्टर्न ड्रेस का क्या मतलब है? यानी कि वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में उस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, उस तरह की जो है ड्रेसिंग सेंस है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। लेकिन वेस्टर्न कंट्री से लोग हमारी कंट्री में आए और कल्चरल रिलेशन बना, तो उससे क्या हुआ, अब हम लोगों ने भी उनकी जैसी जो है क्लोथिंग्स वी स्टार्टेड यूजिंग, उनकी जैसे लैंग्वेजेस वी स्टार्टेड यूजिंग। तो इस तरीके से उनका प्रभाव जो है हमारी लाइफ में पड़ा। अब वो प्रभाव हर सिनेरियो में था। उनके कल्चर को हमने अडॉप्ट किया, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको हमने कहीं ना कहीं अडॉप्ट किया, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या थी उनको हमने अडॉप्ट किया, उनके लैंग्वेजेस का इन्फ्लुएंस। अब देखो इंग्लिश में वी स्पीक इंग्लिश, तो ये क्या है, ये उनके लैंग्वेज का तो इम्पैक्ट है। रिलीजियस बिलीफ, अब भारत को बेसिकली हिंदुओं का देश कहा जाता है, लेकिन क्या हमारे यहाँ पे और कोई रिलीजन नहीं है? मुस्लिम्स शासक जब भारत में आए तो मुस्लिम धर्म अपने साथ लेकर आए, उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। क्रिश्चियंस ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा प्रमोट किया। तो इस तरीके से दे इन्फ्लुएंस ईच एंड एवरी फील्ड और सिनेरियो ऑफ आवर कंट्री। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन? अब हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? इंफॉर्मेशन के बहुत सारे तरीके हैं। आपने कुछ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन 6th क्लास में ही पढ़े थे, जैसे खुदाई में जो चीज़ें मिलते हैं, रिटर्न प्रूफ्स जो हमें मिलते हैं। तो उसी तरीके के रिटर्न प्रूफ्स एंड लिटरेरी सोर्सेज हमारे पास किसके लिए हैं? मेडाइवल पीरियड के लिए भी हैं। नाउ व्हाट आर दिस लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज? लिटरेरी सोर्सेज की बात करें तो वो दो तरह के थे, रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस। अब रिलीजियस सोर्सेज हमारे कौन से थे? रिलीजियस सोर्सेज थे हमारे, यू कैन सी हियर, religious sources were commentaries that is based on Puranas and Smritis। जो भी रिलीजियस किताबें हमारे, जैसे जो पुराण हैं, उपनिषद हैं, उनको पढ़ के हमें हमारे समाज के बारे में, हमारी सोसाइटी के बारे में जो भी पता चलता है, उससे हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, ठीक है। वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कंडीशन ऑफ दैट पीरियड फ्रॉम द नॉन रिलीजियस वर्ल्ड। तो कुछ बातें हमें रिलीजियस सोर्सेज से पता चलती हैं, यानी धार्मिक किताबों से पता चलती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, यानी हमारा समाज कैसा था, हमारे यहाँ पे जो राजा थे वो कैसे थे, वो कैसे शासन करते थे, और मिलिट्री सिस्टम कैसा था, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, लोग किस तरह का काम ज़्यादा करते थे, खेती ज़्यादा करते थे, बिजनेस करते थे, साहूकार थे, क्या काम लोग करते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती हैं? नॉन रिलीजियस वर्क्स। नॉन रिलीजियस वर्क्स मीन्स मतलब नॉन रिलीजियस बुक्स, वो किताबें जो धार्मिक नहीं थी। तो धार्मिक किताबों के अलावा भी बहुत तरह की बुक्स लिखी गई विच वर रिलेटेड टू मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, देन स्टोरीज, ड्रामाज, अदर लिटरेचर। ये सारी चीज़ें क्या की गई, इन अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बुक्स लिखी गई, और उन बुक्स को पढ़ के हमें क्या मिली? इन्फॉर्मेशन मिली कि उस समय पे लोग कैसे रहते थे, कैसे सर्वाइव करते थे, रूलर कैसे चुना जाता था, या कैसे कोई राजा बनता था, वो राजा कैसे शासन करता था। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है, यानी उस समय में डेवलपमेंट कैसी थी, हम लोग कह सकते हैं, व्हाट वाज द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। अब ये जो हमारे रिटर्न सोर्सेज थे, दोज वर आल्सो रिटन बाय डिफरेंट पीपल। द ऑटोबायोग्राफीज, ऑर्डर्स ऑफ द रूलर्स एंड लेटर्स रिटन ड्यूरिंग द पीरियड आल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड। अब और क्या होता था, ये तो हो गए जो कुछ स्पेशल राइटर्स कोई भी बुक्स लिखते थे। उसके अलावा जो राजा थे, राजा क्या करते थे, राजा अपने दरबार में एक स्पेशल राइटर या कवि रखते थे, जो कि उस राजा के द्वारा किए गए सभी कामों को
का वो लेखा जोखा रखता था, उसका वो पूरा रिटर्न रिकॉर्ड रखता था। और उस राजा के बारे में वो कभी क्या करता था, एक किताब लिखता था और उस किताब में वो राजा कैसे बना, कब बना, उसने कौन कौन से आक्रमण किए, कौन से युद्ध जीते, वो अपने समाज में कैसे उसने सारा सिस्टम कंट्रोल किया हुआ था, और उसकी प्रजा कैसी थी, उसने कौन कौन से कानून बनाए, कौन कौन से कानून तोड़े, मतलब उसके लाइफ के बारे में सब कुछ जो है वो कवि क्या करता था, जो दरबारी कवि होता था, जो कोर्ट पोएट होता था, वो क्या करता था, वो रिकॉर्ड रखता था। ओके, तो उन रिकॉर्ड से भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो वॉज रिटन बाय चंद बरदाई। बेटा दीज आर द इम्पॉर्टेंट इंटरनल 1 मार्क्स क्वेश्चन, तो यू शुड लर्न देम। ओके, ये आपको पता होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। अभी चंद बरदाई कौन था, वो जो है कोर्ट पोएट था पृथ्वीराज चौहान का। यू कैन सी द नेम ऑफ द रूलर हियर। तो चंद बरदाई एक कवि थे, दरबारी कवि थे, और किसके दरबारी कवि थे, राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान। तो उनके शासन को लेकर उन्होंने जो किताब लिखी उसका क्या नाम था, पृथ्वीराज रासो। सो इट इज़ अ बुक रिटन बाय चंद बरदाई हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ राजपूत किंग पृथ्वीराज चौहान। क्लियर है यहाँ तक। अभी उस बुक को पढ़ के क्या पता चलेगा, हमें पृथ्वीराज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वो कब राजा बना, कैसे बना, उसने कैसे शासन किया, अपने लोगों को वो कैसे ट्रीट करता था, उसने कौन कौन से कानून बनाए, कौन कौन से युद्ध लड़े, कब उसकी मृत्यु हुई। तो विल गेट एवरी डिटेल अबाउट द किंग पृथ्वीराज चौहान फ्रॉम द बुक पृथ्वीराज रासो। तो ऐसे जो भी राजा बनते थे उनके या तो कोई ना कोई दरबारी कवि होता था जो उनकी सारी डिटेल लिखता था, तो उस शासनकाल के बारे में हमें पता चल जाता है वो किताबें पढ़ के। या फिर और क्या होता था, इसके अलावा कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स, ज़रूरी नहीं है हर किताब किसी ना किसी हम कहें कि दरबारी कवि ने लिखी है, कोर्ट पोएट ने लिखी है। कुछ किताबें या कुछ रिटर्न अकाउंट हमें कहाँ से मिलता है, द ट्रैवल अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। अब कुछ राइटर्स प्लस टूरिस्ट हम लोग कह सकते हैं, विजिटर्स टूरिस्ट। तो कुछ फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आते थे अलग अलग समय पे। जब भी वो लोग आए तो उस समय में वट एवर वॉज द कंडीशन ऑफ इंडिया, हूसोएवर वॉज द रूलर एट द प्लेस वेयर दे रीच्ड, इंडिया के जिस भी भाग में वो पहुँचे वहाँ पर कौन राजा था, वहाँ की सिचुएशन कैसी थी, कैसे शासन चल रहा था, क्या कानून थे, लोगों की कंडीशन कैसी थी, वो लोग उन चीज़ों को नोट करते थे। और जब वो कोई भी बुक लिखते थे तो अपनी बुक में वो सारी चीज़ें लिख देते थे जो भी उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान नोटिस की। अब इसी पैराग्राफ पे आप लोग बिगनिंग में देखेंगे बेटा, मुस्लिम रूलर्स एनकरेज द राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल अकाउंट्स। अब जब मुस्लिम रूलर्स, मिडाइवल पीरियड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मुस्लिम्स एंटर्ड इंडिया, ठीक है। तो जब मुस्लिम रूलर्स, क्योंकि आपने जो एंशिएंट इंडिया में पढ़ा है हर्षवर्धन के बारे में, तो हर्षवर्धन जो है वो लास्ट हमारे हिंदू राजा थे, ओके। तो उसके बाद मुस्लिम रूलर्स आने शुरू हो गए, तो वो बड़ा अपने इतिहास को बढ़ा चढ़ा कर लिखवाते थे अपने जो भी उनके राइटर्स या जो उनके कोर्ट पोएट्स होते थे। अभी यहीं पे कुछ एग्जांपल दिया गया आपका, तहकीक-ए-हिंद, यू कैन सी हियर तहकीक-ए-हिंद, दिस इज़ अ बुक रिटन बाय अल-बिरूनी एंड सेकेंड इज एन-ए अकबरी, दिस इज रिटन बाय अबुल फजल। तो एन-ए अकबरी, अबुल फजल, दीज वर द मुस्लिम राइटर्स जिन्होंने उस समय के बारे में, अपने राजाओं के बारे में और उस समय के प्रशासन के बारे में ये बुक्स लिखी, तहकीक-ए-हिंद और एन-ए अकबरी। और कौन सी भाषा में लिखी गई थी, पर्शियन भाषा में लिखी गई थी। ऐसे ही आगे क्या हुआ, कुछ और राइटर्स आए, उन्होंने इन बुक्स प्लस जो भी उस समय में किताबें अलग भाषा में लिखी गई उनको क्या किया, ट्रांसलेट किया अलग लैंग्वेजेस में जो बाकी उस समय के लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। अब यहाँ पे देखो एक और आपका जो फॉरेन ट्रैवलर्स का एग्जांपल दिया गया है, दैट इज इब्न बतूता एंड मार्को पोलो एंड बर्नियर। These were the foreign visitors who came to India during different periods, and whatever they have written in account of Indian history at that time, that was an important source of information about that time. यहाँ तक क्लियर है। अभी मैंने आपको बताया कि क्या करते थे वो उस समय जो राजा होते थे, वो what they used to do,
दे यूज टू कीप द कोर्ट पॉइंट, जो अपने राजा के बारे में सारा कुछ वो क्या करते थे वो सब कुछ लिखते थे। लेकिन एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इन दरबारी कवियों द्वारा लिखी गई जो हिस्ट्री है, जो रिकॉर्ड है, दोज आर नॉट वी कैन से ट्रस्ट वर्दी। हम उनके ऊपर पूरे तरीके से विश्वास नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्या कारण है? क्योंकि वो जो रिकॉर्ड है, अब वो दरबारी कवि क्या करते थे, वो हमेशा अपने राजा के बारे में सिर्फ अच्छा अच्छा लिखते थे। अब राजा कोई युद्ध हार गया, वो उसमें शायद वो अपने अकाउंट में ना लिखे क्योंकि इससे तो राजा की इंसल्ट हो जाएगी। वो राजा कैसे मरा इसकी भी इंफॉर्मेशन जो बुक में दी गई है, ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। हो सकता है राजा को किसी ने मारा हो और या राजा डर के भाग गया हो, लेकिन वो किताब में क्या लिखा होगा कि राजा बहादुरी से लड़ते हुए युद्ध में शहीद हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने राजाओं के बारे में सिर्फ पॉजिटिव बातें लिखनी होती थी, वो डरते थे। दे वर फोर्स्ड टू राइट ओनली द पॉजिटिव थिंग्स अबाउट देयर रूलर्स, अबाउट देयर किंग्स। Our next part is the significant achievement of this period was the popularity and availability of the paper. अब क्यों हमारे पास इतने सारे सोर्सेज है? क्योंकि इस समय की एक जो सबसे अच्छी बात थी कि पेपर, कागज़ की खोज हो चुकी थी। अब पेपर की खोज हो चुकी थी तो ऑफकोर्स हमारे पास यानी कि एक ऐसा मटेरियल था जिसके ऊपर हम लोग कुछ भी लिख के अपना रिटर्न रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। तो इट एनकरेज द राइटिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, रूलर्स, टेम्पल्स and monasteries collected these manuscripts which are major source of information about this period. तो ये किताबें जो है ये लिखी जाती थी और इनको अलग अलग जगह पर मैन्यूस्क्रिप्ट, रिटर्न रिकॉर्ड, तो अलग कहीं पे बौद्ध विहारों में या राजाओं के दरबार में, मंदिरों में, तो इन सब जगह पे क्या किया जाता था, इन रिटर्न रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखा जाता था। क्यों? ताकि अब क्या हो रहा है, उस समय भी संभाल के रखा जाता था और आज के समय पे हम उन्हीं किताबों को यूज़ कर रहे हैं उस समय की इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए। सो दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दोज पर्टिकुलर पीरियड्स। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ दैट पीरियड एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब हुआ क्या, अब मैंने आपको बताया था कि शुरू में देखा था हमने ऊपर कि उन्होंने पर्शियन भाषा में कुछ रिकॉर्ड्स लिखे थे। ऐसी अलग अलग भाषाओं में जो राइटर जिस लैंग्वेज में दे वर परफेक्ट, तो दे यूज टू राइट डाउन द रिकॉर्ड इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो हमें अलग अलग लैंग्वेजेस में जो है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे हैव अंडरगॉन वेरियस चेंजेस इन ग्रामर, वोकैबुलरी एंड मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। अभी हुआ क्या, एक किताब लिखी गई, सपोज कोई न्यू राइटर आया, उसने उस किताब को क्या किया, चेंज किया, ट्रांसलेट किया इन हिज ओन लैंग्वेज। अब लैंग्वेज के कारण अब कुछ वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स के मीनिंग भी बहुत तरीके से क्या हो गए, बदल गए। ठीक है, अब किसी वर्ड को किसी भाषा में कुछ बोला जाता है और दूसरी लैंग्वेज में कुछ बोला जाता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है एंड आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे, दैट इज़ हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान वर्ड, अब जब इंडिया की हिस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं तो इंडियन हिस्ट्री की जो रिकॉर्ड मिले तो कहीं पर हमें वर्ड देखने को मिलेगा हिंदुस्तान, कहीं हमें वर्ड देखने को मिलेगा भारत और कहीं हमें वर्ड देखने को मिलेगा इंडिया। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड हिंदुस्तान इज रेफर्ड बाय सम पीपल एज अ प्लेस वेयर हिंदू लिव। अब लोगों के लिए हिंदुस्तान का मतलब शुरू में क्या था, वो जगह जहाँ पर केवल हिंदू रहते हैं। बट आज हम लोग पूरे जो हमारी कंट्री है हम उसको क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं। अब ये हिंदुस्तान वर्ड का मीनिंग चेंज हो गया। सेकंड, और अब हम लोग इसको और क्या रेफर करते हैं, इंडिया। अब ये इंडिया वर्ड, हिंदुस्तान को ही इंडिया नाम किसने दिया, हिंदुस्तान को ही इंडिया नाम दिया ब्रिटिशर्स ने। दे केम टू इंडिया, बहुत सालों तक उन्होंने जो है भारत पर राज किया। तो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने हिंदुस्तान ना कहकर, भारत ना कहकर, व्हाट दे कॉल आवर कंट्री, इंडिया। सिमिलरली इंडिया को हम लोग भारत के नाम से भी जानते हैं। अब ये भारत नाम कहाँ से आया था, पुराने समय में ही एक राजा था जिसका नाम था भरत एंड ही वॉज अ वेरी पॉपुलर किंग ऑफ हिज टाइम। तो वो इतना ज़्यादा पॉपुलर था कि उसके नाम पर क्या नाम रख दिया गया उस जगह का, भारत। तो देखो कितने मीनिंग, और हम लोग सोचते हैं कि हमारे देश का नाम है, इनमें से देखा जाए तो हमारे देश का नाम तो कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान उस जगह का नाम रखा गया जहाँ पर हिंदू रहते थे, लेकिन आज हम पूरी हमारी कंट्री जो बाउंड्री है हम उसको क्या बोलते हैं, हम हिंदुस्तान बोलते हैं।
इंडिया ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने अपनी उसके अकॉर्डिंग, अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग दे कॉल आवर कंट्री इंडिया। भारत किसी राजा के नाम पर रखा गया था। लेकिन नो डाउट आज अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर बात करते हैं तो द नेम ऑफ आवर कंट्री इज़ इंडिया। आप लोग अपनी बुक में देखेंगे फर्स्ट पेज पर प्रियम्बल दिया होता है, तो उसमें भी यही लिखा होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। तो अब लीगली अगर हम लोग कहें, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम लोग बात करें, संवैधानिक तरीके से हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया। ओके, नेक्स्ट इज ओके, आप यहाँ पे ये पिक्चर देख सकते हैं। दिस पिक्चर इज गिवन हियर। इस पिक्चर में आप देखेंगे नीचे लिखा है अ मुगल किताब खाना। देखो यहाँ पे कुछ राइटर्स बैठे हैं जो क्या कर रहे हैं, मुगलों के समय का ये किताब खाना है। अब राइटर्स यहाँ पे बैठ के उस समय के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन, अलग अलग काम सबको दिया हुआ है, एंड दे आर राइटिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच दे हैव। बाद में इन सबको कंपाइल करके और इसी किताब खाने में इसको रखा जाता होगा। तो इस तरीके से अब यही किताबें जब बाद में मिली आर्कियोलॉजिस्ट को, तो दे बिकम द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री या सोर्सेज ऑफ दोज पीरियड फॉर द प्रेजेंट पीपल। द नेक्स्ट इज, though manuscripts provide a lot of useful information to histories, yet the fast pace of development during this period makes their job quite tough। कि नो डाउट हमें रिटर्न मटेरियल से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन जिस तरीके से बदलाव बहुत तेज़ी से हो रहा था, अब उस बदलाव के कारण हर बात का रिकॉर्ड रखना वॉज नॉट पॉसिबल। अब जो लिखने वाले थे, जो राइटर्स थे, उनकी जॉब क्या हो गई थी? ऑफ कोर्स देयर जॉब बिकम वेरी डिफ़िकल्ट, है ना। क्यों? क्योंकि एक समय पे वो एक एरिया की इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं, लेकिन पूरी कंट्री की इन्फॉर्मेशन तो दे कैन नॉट प्रोवाइड ना, या हर जगह की इन्फॉर्मेशन, चलो उनको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली एंड दे हैव रिटन इट इन देयर बुक्स और इन देयर राइटिंग्स, तो क्या उनको पर्सनली पता है कि वो घटना घटी या वो हुआ? नहीं। तो इस तरीके से जो तेज़ी से बदलाव होते जा रहे थे, इसके कारण उनका ये जो राइटिंग टास्क थी, इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट, इट बिकम अ टफ टास्क फॉर देम। The movement of people in search of opportunities resulted in exchange of ideas regarding agriculture, weaving, food, etc. Many ranks and differentiation emerged in the society. अब क्या हुआ? अब जैसे जैसे समय बदलने लगा, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आने लगी, तो लोग क्या करने लगे? लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव होने लगे। अब जो खेती कर रहे हैं लोग, खेती के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह मूव होते थे, या फिर खेती में कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई उसके बारे में पता करने के लिए, या खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना, या फिर हम लोग कह सकते हैं जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ था। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या था? लोग काम की तलाश में, किसी भी तरह का काम हो सकता है, वो खेती है, कोई दूसरा काम है, वीविंग का काम है, या इन सर्च ऑफ फूड, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब इसके कारण अब सोसाइटीज़ क्या थी? पहले जो फिक्स सोसाइटी थे, एक जगह पर एक तरह के लोग रहते थे, नाउ देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सोसाइटी। वाई? क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर सेटल होने लगे। अब हम लोग शहरों में चले जाएं तो शहरों में क्या होता है? क्या हमें किसी एक ही कम्युनिटी के लोग मिलते हैं? नहीं। हम लोग शहरों में चले जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ एक जगह पे रह रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पीपल, न्यू काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ हैव इमर्ज्ड। मैनी रैंक्स एंड डिफ्रेंशिएशंस इमर्ज्ड इन सोसाइटी। इसी कारण से बहुत सारी चीज़ समाज में जो है बहुत तरीके के बदलाव भी आए। This was also a period of great technological development like the Persian wheels, spinning wheels, etc. और इस समय की जो सबसे खास जो अचीवमेंट थी कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा आए, यानी किसी ना किसी तरह तकनीक का विकास होने लगा, लोग नई नई चीज़ें सीखने लगे, और उन न्यू टेक्नोलॉजीज़ के कारण क्या हुआ? लोगों का काम आसान होने लगा, लोगों के काम करने के तरीके बदलने लगे। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए। स्टार्टिंग की बात है, जैसे व्हील की इन्वेंशन हुई, फिर व्हील से ही आगे पर्शियन व्हील। पर्शियन व्हील क्या होता है बेटा? पर्शियन व्हील जो है कुएं से पानी निकालने की एक तकनीक थी। कुएं के ऊपर एक व्हील टाइप अरेंज कर दी जाती थी और उसके ऊपर ना बकेट्स लगी होती थी, कंटेनर्स लगे होते थे। वो जब व्हील घूमती थी तो वो कंटेनर नीचे तक जाते थे, कुएं में पानी भर के उसको ऊपर ले आते थे। तो बिना रस्से के, बिना किसी चीज़ के पर्शियन व्हील्स के थ्रू पानी कुओं से बाहर निकाला जाता था, और इसको इरिगेशन पर्पस वगैरह के लिए भी यूज़ किया जाता था। स्पिनिंग व्हील, जैसे चरखा वगैरह हो गया जिससे सूत काटते थे,
ठीक है। तो इस तरीके की कुछ टेक्नोलॉजी आई जिससे कि समाज में और भी बदलाव आए, लोग अलग अलग तरह के काम करने लगे। अब देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है डू यू नो, यू कैन सी दिस बॉक्स, इट्स रिटन हियर द नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कीप ऑल रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स इन द आर्चीव्स, द नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। अब हमें जो भी ये मैन्युस्क्रिप्ट होती हैं, जो भी रिटन रिकॉर्ड हैं, दीज आर दी गवर्नमेंट रिसोर्सेज जिसको गवर्नमेंट अपने पास संभाल के रखती है, और इनको कहाँ रखा जाता है, इन द आर्चीव्स। और अगर हम लोग इंडिया की नेशनल आर्चीव की बात करते हैं तो द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड वेयर, इन न्यू दिल्ली। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज लेफ्ट, excavation of medieval towns, sarais and villages along with the painting, monuments, sculptures, coins and inscriptions also give us a lot of information about the different aspects of the society and culture। तो अभी तक तो हम लोग सिर्फ रिटन मटेरियल की बात कर रहे थे, लेकिन रिटन मटेरियल के साथ साथ वी हैव सम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आल्सो। अब ये आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो कि खुदाई करके जो भी सामान ऐतिहासिक जो हमें सामान मिलता है, हिस्टोरिकल चीज़ें जो हमें मिलती हैं, आपने 6th क्लास में ही पढ़ा है, दे स्टडी देम, उनको वो एक टेक्निक के थ्रू उन चीज़ों को जो भी खुदाई में मिलती हैं पुरानी चीज़ें, उनको वो स्टडी करते हैं और उसके बारे में पता लगाते हैं, और उन चीज़ों से हमें उस समय के बारे में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब किस तरह की चीज़ें, कई बार तो पूरे के पूरे शहर, पूरा का पूरा नगर जब खुदाई होती है तो नीचे से बिल्डिंग्स निकलती हैं, पूरे के पूरे गांव जो है मिट्टी के नीचे या किसी भी कारण से दफन हो गए, वो खुदाई में पूरे के पूरे गांव जो है हमारे सामने आए हैं। आप लोगों ने मोहनजोदड़ो के बारे में सुना था, इसके ऊपर मूवी भी बनी है। तो ये क्या है, ये वो हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं जो कि किसी कारण से जब वो ख़त्म हो चुकी थी, बट खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट के सामने आई। फिर खुदाई में कुछ पुराने सिक्के, पुराने बिल्डिंग्स, पुरानी किताबें भी, पुरानी मूर्तियाँ, ये सभी चीज़ें मिलती हैं, और उन चीज़ों को स्टडी करके हमें पता चलता है कि वो किस समय के हैं, उस समय राजा कौन था, कैसा था, उस समय वहाँ का सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था। ये सारी चीज़ें हमें क्या है, इन चीज़ों को देखकर पता चलती है। सो बेटा, हियर योर चैप्टर इज़ फिनिश। I hope it is clear to you all. Still if you have any doubt you can ask me। अब आप देखेंगे अपनी नोटबुक में आप लोग लिखेंगे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में आपके पास 3 कीवर्ड्स आर here। The first one is manuscript। मैन्यूस्क्रिप्ट आपको मैंने बताया था कि हैंड रिटन टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट। सेकेंड इज सराइज। सराइज क्या होता है, इंस फॉर ट्रेवलर्स। अब हमने किया था ना कि कुछ यात्री जो है वो अलग अलग समय में भारत आए, तो उन यात्रियों के रहने की जो जगह थी जहाँ पे वो लोग रहते थे, दोज वर कॉल्ड सराइज। एंड थर्ड इज स्क्राइब। वो स्क्राइब, स्क्राइब इज अ पर्सन हु कॉपीड आउट डॉक्यूमेंट्स। वो व्यक्ति जो खुद कोई न्यू रिटन डॉक्यूमेंट तैयार नहीं कर रहा, हाँ जो पुराने डॉक्यूमेंट है वो उन्हीं को क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है, मे बी इन सम अदर लैंग्वेज। तो हियर आवर चैप्टर इज नाउ फिनिश। डू राइट दिस keywords in your notebook and we'll do the question answers tomorrow. Okay, till then have a great day. Bye.